हेलो नमस्ते। इस वीडियो में हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे कि बैंक्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, बैंक्स और एनबीएफसीज में डिफरेंस क्या होता है, बैंक्स और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस क्या होता है और कमर्शियल बैंक क्या होता है। सबसे पहले बैंक की डेफिनेशन। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड क्रिएट्स डिमांड डिपॉजिट व्हाइल साइमल्टेनियसली मेकिंग लोन्स। इसका मतलब बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उसी से डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करता है। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब अगर आपने कोई अपना पैसा बैंक में जमा करा है तो जब भी आप डिमांड करोगे वो आपका पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, इसी को हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। उसी डिमांड डिपॉजिट से बैंक जो है फर्दर आगे लोन प्रोवाइड करता है और वो कैसे करता है ये हम फर्दर आगे देखेंगे। एनबीएफसीज क्या होती है? एनबीएफसीज होती है हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। ये भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है बट ये लीगल डेफिनेशन में नहीं आती बैंक्स के। दैट इज इनमें कुछ डिफरेंस होता है। आपके एनबीएफसीज में सारे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज आती है। इनमें से कुछ के एग्जाम्पल्स आपको पिक्चर्स के थ्रू देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि बैंक्स और एनबीएफसीज में डिफरेंस क्या होता है। एनबीएफसीज हमारे डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है जबकि बैंक्स हमारे डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब वही होता है कि आपने जो भी डिपॉजिट करा जब भी आप उसे डिमांड करेंगे वो आपको मिल जाएगा, दैट इज यू कैन विदड्रॉ देम। सेकेंड आता है कि जो एनबीएफसीज है वो चेक इशू नहीं करती हैं, पर बैंक्स जैसे कि चेक इशू कर पाते हैं आराम से, आप बैंक से किसी भी चेक लगा सकते हैं। थर्ड आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी क्या है? अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की, ये 5 लाख पर बैंक आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इन केस अगर बैंक फेल हो गया तो आपको इतनी लिमिट तक वो आरबीआई प्रोवाइड कराएगा। बट ऐसी कोई फैसिलिटी एनबीएफसी डिपॉजिटर्स के पास नहीं होती है। देन लास्ट आता है एक्ट ऑफ रेगुलेशन। हर कोई इंस्टीट्यूशन हर किसी एक एपेक्स बॉडी के अंदर आता है और उसको गवर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट होता है। तो एनबीएफसी जो होते हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कवर होते हैं, जबकि बैंक्स हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक। एज द नेम सजेस्ट, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक होता है किसी भी कंट्री के लिए, जो मनी सप्लाई और क्रेडिट को का इजी फ्लो मेक श्योर करता है पूरी की पूरी कंट्री में। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स है, लाइक इंडिया में आरबीआई है, यूएसए में यूएस फेडरल रिजर्व है, चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। देन सेकंड नंबर पे आता है कॉर्पोरेटिव बैंक्स। कॉर्पोरेटिव बैंक्स इस्टेब्लिश होते हैं कॉर्पोरेटिव बेसिस पे और ये अपने मेंबर्स को ही बिलोंग करते हैं, लाइक दो तीन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में आके अपने वेलफेयर के लिए एक बैंक खोल रहे तो सब बोलेंगे कॉर्पोरेटिव बैंक। ये दो तरह के होते हैं, ये अर्बन भी हो सकते हैं, रूरल भी हो सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं वही इसके ओनर्स होते हैं। एग्जाम्पल है हमारा भारत कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक, जनता कॉर्पोरेशन बैंक। देन थर्ड नंबर पे आते हैं मेरे स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक जैसे इसका भी नेम सजेस्ट कर रहा है कि किसी स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए होते हैं। इसका एग्जांपल्स है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नबार्ड दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका प्राइम फोकस यही है कि वो रूरल एरिया के लिए ही है। देन थर्ड आता है हमारा सिडबी दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसका भी मेन स्पेशलाइज्ड बैंक है कि पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही है। देन फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक। हम कॉमर्शियल बैंक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। A commercial bank is a kind of financial institution that carries all the operations related to deposits and withdrawal of money for the general public, providing loans for investment and other such activities. These banks are profit-making institutions and do business only to make a profit. The two primary characteristics of a commercial banks are lending and borrowing. संक्षेप में पढ़ें तो कॉमर्शियल बैंक मतलब होता है जो भी पैसे आपको दे और आपसे पैसे ले सिंपली, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग का और वो जनरल पब्लिक से डील करता है। फंक्शंस पढ़ते हैं कॉमर्शियल बैंक को ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो कि इसका काम कैसे करता है। कॉमर्शियल बैंक का सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, फंक्शन होता है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। जो भी आप बैंक में पैसा जमा करने चाहते हो उसे हम डिपॉजिट्स कहते हैं। तीन तरह के डिपॉजिट्स अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स।
जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होता है वो पेबल होता है डिमांड पे, कि जब भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं उसको। इस पे बैंक कोई इंटरेस्ट जनरली पे नहीं करता है। ये मेनली अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जो रिसीव करते हैं बिजनेस पेमेंट लार्ज अमाउंट में। सेकेंड आता है आपका फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम टाइम डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, जो कि आपको एक फिक्स पीरियड के बाद ही मिलता है, मेच्योरिटी होने के बाद ही मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एफडी कराई है और आपको पता है कि 5 साल बाद आपको वो पैसा रिटर्न में मिलेगा, तो वो 5 साल के बाद ही मिलेगा। ये एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर मिलता है, इसलिए हम फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है। सो एक और बात ये होती है कि ये इसको हम एज अ मनी सप्लाई का पार्ट नहीं कंसिडर करते। नेक्स्ट आता है हमारा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेव करने का। सेविंग अकाउंट बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए। आपका मेरा जिसका भी बैंक अकाउंट होगा वो सब सेविंग अकाउंट में ही आता है, जनरल पब्लिक का। ये पेबल होता है डिमांड में, जब भी आपको चाहिए आप एटीएम से पैसे जाके निकाल सकते हैं। इवन आप विड्रॉ भी कर सकते हैं थ्रू चेक्स। ये बहुत ज्यादा ईजियर होता है और यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, बट इंटरेस्ट जो यहाँ पे मिलता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू फिक्स अकाउंट डिपॉजिट्स के। सो सेकंड मेन फंक्शन होता है या प्राइमरी फंक्शन होता है कॉमर्शियल बैंक का, कि वो लोन्स एंड एडवांसेस देता है बिजनेसमैन को, इंटरप्राइजेस को, ताकि उनसे वो इंटरेस्ट अर्न कर सके। So other than these two primary functions, other functions of the banks include overdraft facilities. तो overdraft facilities क्या होती है? सपोज अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं है और आपने उसके अगेंस्ट इशू कर दिया है एक चेक जो डिपॉजिट में नहीं है उससे ज्यादा, स्टिल बैंक आपको अलाउ करेगा कि आप उतना अमाउंट विड्रॉ करो, बिकॉज आपकी रेपुटेशन या आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो अच्छी है बैंक के साथ। तो बैंक आपको अलाउ करता है कि ठीक है, आप थोड़ा जो अभी आपके डिपॉजिट नहीं भी है उसके ऊपर आप ले सकते हो अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आपका चेक 5,000 का है और आपके बैंक में इतने पैसे भी नहीं है, अराउंड 3,000 अराउंड या 4,000 अराउंड है, तो स्टिल बैंक आपको अलाउ करेगा कि आप 5,000 विड्रॉ करो। मीन्स आपको ओवरड्रॉ करने की फैसिलिटी लेगा, एंड दैट अमाउंट इज ऑल्सो अग्रीड पहले से ही थ्रू एन अग्रीमेंट विद द बैंक्स। नेक्स्ट फंक्शन आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज या हुंडीज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिप्रेजेंट अ प्रॉमिस टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज ए ने गुड्स खरीदे बी से, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग बी डायरेक्टली, वो ए बी को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है, जिसके तहत वो एक इंश्योर करता है कि वो जो पेमेंट जितना भी उनका सेटलमेंट है वो फ्यूचर में उसको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पे कर देगा। बट सपोज अगर बी को इमिडिएटली कैश की जरूरत है, तो वो बैंक को अपना वो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करेगा, बैंक उसमें से कमीशन काट लेगा, और देन ए जो पेमेंट करेगा अब वो बी को नहीं, वो बैंक को करेगा। तो ऐसी फैसिलिटीज जो है वो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं। सो फिफ्थ फंक्शन है एजेंसीज फंक्शंस ऑफ बैंक्स। इसमें आपके ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन ऑफ फंड्स, पेमेंट, परचेज और सेल्स ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, ये सब फंक्शंस आते हैं। देन आता है आपका फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो इसमें भी कमर्शियल बैंक फाइनेंस कराते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ अ कंट्री बाय एक्सेप्टिंग और कलेक्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द कस्टमर्स। देन लास्ट आता है परफॉर्मिंग जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। सो इसके तहत जो ट्रैवलर्स चेक, लॉकर फैसिलिटी देना, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज और परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसीज आते हैं, ये सब फंक्शन इसके जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में आते हैं। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट कर पा रहा है इकोनॉमी में, कि कैसे वो आगे लोगों को लोन पे लोन दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, जबकि उसका प्राइमरी मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करने का था, तो उसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? तो ये कहीं से नहीं, आपके डिमांड डिपॉजिट से ही आ रहा है। जो भी आपने बैंक के पास अपना पैसा जमा कराया है, बैंक सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ रिजर्व मनी रखने के अलावा जो इतना भी बचा हुआ अमाउंट है वो फर्दर आगे लोन के रूप में प्रोवाइड कर देता है इंटरप्राइजेस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वो उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सके और जो क्रेडिट है मार्केट में उसका फ्लो बना रहे। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्रेडिट क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, सो मच so that they are called the factories of credit. They contribute in the form of demand deposits. Demand deposits are payable by the banks on demand from depositors. Broadly, when a bank receives deposits from the public, it keeps a fraction of deposits as cash reserves and uses the remaining amount for giving loans to earn income interest. This fraction is called legal reserve ratio, which includes CRR and SLR. सो ये लीगल रिजर्व रेशियो है वो आरबीआई ही डिटरमाइन करता है। जैसे सीआरआर क्या होता है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। इसमें डिपॉजिट्स का कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट बैंक्स को आरबीआई के पास एज अ सेफ्टी
आपको जमा कराना पड़ता है। और सिमिलरली कुछ एक और फ्रैक्शन बैंक्स को अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि कोई अनफोर्सीन या अनसर्टेन इवेंट के टाइम पे आप वो रिजर्व यूज कर सके, बैंक के पास एटलीस्ट पैसे हो। सो इसी को ही लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं, कि आपको कुछ डिपॉजिट से थोड़ा रिजर्व साइड में रखना पड़ता है, बिकॉज आप सबका सब लोन नहीं दे सकते। और व्हाट इफ अगर सारे के सारे एक साथ आ गए या सभी को पैसे की जरूरत हो गई, तब बैंक कहाँ से पे करेगा। इस कंडीशन ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए लीगल रिजर्व रेशियो का प्रोविजन है। सो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, तो क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ओरिजिनल डिपॉजिट्स के। इसका मतलब जितना लोग डिपॉजिट करने आएंगे बैंक्स के पास, उतना ही बैंक्स के लिए अच्छा होगा कि वो आगे फर्दर लोन प्रोवाइड कर सकता है। बट अगर लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ गया, तो बैंक के लिए आगे क्रेडिट क्रिएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है क्रेडिट क्रिएशन लीगल रिजर्व रेशियो के। सपोज अगर बैंक्स, आरबीआई बोले कि आप 10% ना रख के आप 20% मेरे पास एज अ लीगल रिजर्व रखो, तो बैंक्स के पास आगे फर्दर लोन देने के लिए पैसा कम होगा। सो क्रेडिट क्रिएशन का एक सेपरेटली हम डील इसे फ्यूचर में करेंगे। सो नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच में डिफरेंस। सो जो रिजर्व बैंक होता है उसके पास सोल मोनोपोली होती है कि वो करेंसी को इश्यू करे। ऐसी कोई जो फंक्शन होता है वो कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं होता है। और 1 रुपी और 1 कॉइन को इशू करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। सेकेंड फंक्शन आता है कि एपेक्स बैंक होता है मनी मार्केट का कंट्री के लिए। मनी सप्लाई कितना है, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, ये सब देखने का काम होता है आरबीआई का, जबकि ऐसा कोई काम कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं होता है। आरबीआई जो है वो डील नहीं करता है पब्लिक के पास साथ। अगर आपको भी कोई अपना डिपॉजिट्स बैंक में जमा कराना हो, बैंक से ग्रीवेंसेस हो, तो आप कॉमर्शियल किसी कॉमर्शियल बैंक के पास ही जाओगे, लाइक पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सेट्रा। सो कॉमर्शियल बैंक है जो डील करता है जनरल पब्लिक से, आरबीआई नहीं करता है। फोर्थ है, आरबीआई एक्ट करता है बैंक टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कभी कोई एडवाइस चाहिए या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को देख के, ये सब फंक्शन आरबीआई करता है। बट ऐसा सच फंक्शन कमर्शियल बैंक के पास नहीं है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करा, ऐसा कुछ। लास्ट इसका डिफरेंस इसमें जो एड ऑन नहीं है कि वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, कि मनी सप्लाई कितना है, उससे इन्फ्लेशन को क्या फर्क पड़ रहा है, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये सब सिक्योरिटीज वगैरह देखना आरबीआई का काम है। जबकि कॉमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। सो थैंक यू। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखे और आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।